गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में एक एकांकी पर चर्चा कर रहे थे। काल पुरुष और अजंता की नर्तकी लक्ष्मी नारायण लाल। इस एकांकी के लिए मुझे पिछले वीडियो में लगा था कि आज अंतिम भाग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और वीडियो की ज़रूरत थी तो मैंने उसको वहीं पर थाम दिया था, विराम दे दिया था। आज हम लोग उस स्थिति से, उस मोमेंट से या उस लाइन से आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हमने उसको छोड़ा था। अनूप और प्रभा एक दूसरे से नाराज हैं। अनूप की नाराज़गी का कारण ये है कि वो हजारीलाल के साथ जब 12th में पढ़ती थी तो घूमने चली गई थी, जैसा कि अमूमन लड़कियां नहीं करती हैं। प्रभा उसकी नज़रों में गलत काम कर चुकी है। प्रभा को इस बात का दुख है कि जब उसने कोई चोरी नहीं की, उसने उससे झूठ नहीं बोला, उसने उससे हर बात शेयर की, तो उसने उस बात को उसके कैरेक्टर से क्यों जोड़ा। और नए आए हुए मेहमान के साथ पत्नी के चरित्र को लेकर के इस तरीके की चर्चा करना, जिसको उसने मजाक का नाम दिया, वो उसे कतई नामंजूर था। प्रभा घर से जाने के लिए तैयार है और अनूप को चंदू बार बार कहता है कि देखिए साहब, मालकिन जा रही है, बहुरानी जा रही है, आप रोकिए। और वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उसकी नज़रों से गिर चुकी है। वो बस बोल नहीं पा रहा इस बात को। उसको कोई मतलब नहीं कि वो क्यों जा रही है, उसको चले जाना चाहिए अपने आप, उसको कहना नहीं पड़े जाने के लिए। इस स्थिति में अनूप है। तो पेज नंबर 133 पर अनूप चुप है। चंदू पागलों की तरह बार बार अपनी बात दोहरा रहा है। भाषा में हमें बहुत सी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, बहुत से सुधार करने पड़ेंगे। कोई भी थोड़ा सा अलग सा बिहेव करे तो हम उसको बोलते हैं पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, मानसिक रोगी है क्या। ये दोनों ही शब्द गलत हैं, गलत तरह से यूज होते हैं, गालियों की तरह यूज होते हैं। जबकि मानसिक रोग एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है, समस्या है। इस पर इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। पागल हो जाना एक बहुत समझने वाली स्थिति है, उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी व्यक्ति के ऑकवर्ड बिहेव को जो हम पागलों जैसा बोलते हैं, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा, इस आदत को बदलना पड़ेगा। अनूप उसकी बार बार की बात सुनकर कि मालकिन जा रही है, साहब देखिए, बहुरानी को रोकिए, तो कहता है तो क्या करूं, कदमों पर जा गिरूं? भाई मैं क्या करूं, मैं रोकूं उसको, गिड़गिड़ाऊं? प्रभा अचानक से प्रविष्ट हो गई है, हाथ में केवल चित्र का वही पैकेट। तुम क्या गिरोगे कदमों पर, तुम तो काल पुरुष हो, नर्तकी तो मैं हूं, तुम चाहो जो करो, चरणों पर मैं गिरूं? तो यही तो तुम्हारी कला और संस्कृति है ना। अचानक प्रभा आ जाती है, जब वो कह रहा है कि क्या करूं तो उसके चरणों पर गिरूं, रोकूं। आकर वो कहती है कि तुम क्या गिरोगे पैरों पर, तुम तो काल पुरुष हो ना, नर्तकी तो मैं हूं, चरणों में गिरकर जान की भीख तो मुझे मांगनी है। तुम तो मर्द हो, पुरुष हो, राजा हो, तुम चाहे जो करो। और यही तो तुम्हारी कला और संस्कृति में भी है। आगे बढ़ती है जाने के लिए। अनूप कहता है कहाँ जा रही हो, क्यों रोकोगे? है हिम्मत? रोक लेने की हिम्मत भी सब में नहीं होती। जो नजरों से गिरा चुका हो, जो उसको अपने बराबर में नहीं मानता हो, वो जाने से क्या रोकेगा। बुजदिल होते हैं बहुत सारे लोग, गलत करके भी सोचते हैं सामने वाला खुद ही माफी मांग ले, खुद ही रूठ जाए, खुद ही मन जाए, खुद ही रह जाए। तो प्रभा कहती है कि रोकोगे क्या, है हिम्मत? अनूप कहता तो तुम मुझे सजा देने चली हो, तभी सब कुछ छोड़कर केवल मेरी माँ का चित्र लिए जा रही हो। इतनी गिरी हुई सोच है उसकी कि उसको लग रहा है कि ये मुझे दुनिया में बदनाम करने के लिए इस घर को छोड़ के जाते वक्त सिर्फ मेरी माँ का चित्र लेके जा रही है। बाहर दुनिया वालों के सामने दिखाएगी कि ये देखो अंधी भिखारी ने इसकी माँ थी। कि तुम मुझे सजा देना चाहती हो, ये तो नहीं कि रुक जाओ, मत जाओ, हम दोनों का घर है ये। प्रभा कहती ठीक है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, तुमको अगर ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूँगी तो सोच लो, मुझे दो ये पेंटिंग। एकदम कठोर होकर अनूप कहता है नहीं दूंगी, सब कुछ देकर केवल यही लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हारे घर में कुछ भी
भी अपना नहीं मानती, सब कुछ छोड़ रही, एक चीज़ लेके जा रही हूँ। मैं कहता हूँ ये चित्र मुझे दो, मुझे पता है तुम इस चित्र को सदा के लिए नष्ट कर देना चाहते हो, मैं नहीं दूंगी, मैं इसे नहीं दूंगी। वो गुस्से में मांगता तो बोलती मुझे पता तुम पसंद नहीं करते, तुम इस चित्र को हमेशा के लिए नष्ट करोगे, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि मैं इसको रखूँ। वो कुछ और मकसद से ले जाना चाह रही है, उसको ममतामयी माँ दिखती है उस चित्र में, और अनूप कुछ और ही सोच रहा, कहता है नहीं दोगी, नहीं, जिस भाव से तुम मांग रहे हो उस भाव से तो कभी नहीं, जिस तरीके से जिस इरादे से तुम मांग रहे हो उस इरादे से नहीं। कोई परवाह नहीं, मेरे पास भी एक चित्र है, निकाल कर दिखाता है, यह देखो, पहचान लिया ना? जब तुम इंटरमीडिएट में थी मैं भी इस चित्र का ऑयल पेंटिंग बनवाऊंगा। प्रभा की इंटरमीडिएट की 12वीं क्लास की फोटो उसने कबाड़ ली है, उठा ली है, जुगाड़ लगाया और कहता है फोटो देख लो, इसको इनलार्ज करवाऊंगा, ऑयल पेंटिंग बनवाऊंगा। इसको क्या लगता है कि जैसे इसकी मेरी माँ की फोटो से मेरी बदनामी होगी तो हजारीलाल के समय वाले प्रसंग की जो स्थिति थी उस समय की जो फोटो इसकी, उससे ये बदनाम होगी। इतना उसका दिमाग देखो नेगेटिविटी की तरफ, नकारात्मक ऊर्जा कितनी उसने खर्च की है, उसकी फोटो कबाड़ के लाया है, ढूंढ के लाया है। कहते कहते अंदर जाने लगता है। प्रभा कहती है जरूर कराओ, पर याद रखना वह पेंटिंग मेरी नहीं होगी, तुम्हारे विकारों की होगी, तुम्हारी होगी, तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व की होगी। अच्छा भी रहेगा, जो भयानक चित्र तुम्हारे भीतर है वो ऑयल पेंटिंग बनकर तुम्हारे गले में लटका करेगी, अच्छी पहचान रहेगी। कहती है ठीक है, ऑयल पेंटिंग बनवा लो इसकी, लेकिन एक बात याद रखना कि वो विकृति तुम्हारे अंदर जो समाई हुई है उसकी फोटो होगी, वो फोटो मेरी नहीं होगी, वो चित्र मेरा नहीं होगा। आप व्याख्या में ये नहीं लिखेंगे मेरा तेरा। प्रभा कहती है कि वो जो चित्र बनकर आएगा वो प्रभा का नहीं होगा, उसका नहीं होगा, वो उन विकारों का, उन बुराइयों का होगा, उस गंदगी का होगा जो इसने अपने मन में बसा रखी है। और अच्छा है चित्र बनकर गले में लटकी रहेगी उसके, एकदम से गला भर आता है। प्रभा शून्य में देखती खड़ी रह जाती है, भीतर से चंदू आता है, वो एकदम से बोल तो देती है लेकिन फिर सुस्त है। बहुरानी, बहुरानी, क्या कहा बहुरानी? नहीं, सुनो चंदू। अब वो कहती है बहुरानी क्यों कह रहे हो भाई, मैं इस घर की बहुरानी नहीं हूँ, मेरा क्या है इस घर में। और हाँ तुम्हारे साहब कहाँ गए? क्लब में कोई बहुत जरूरी काम था, अभी आ रहे हैं। अचानक साहब बीच में क्यों चले गए? तो वो कहता है कि क्लब से फोन आया था, चले गए, अभी आ जाएंगे। यह लो चित्र, मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी यहाँ से। उसको पकड़ा देती है चित्र। बहुरानी, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम भीतर जाओ चंदू, मैं चली जाऊं तो भीतर से दरवाजा बंद कर लेना। वो क्या कहते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। आगंतुकों के लिए दरवाजे पे नॉक करने की स्थिति होती है, भीतर से घर वाले आके खोलते हैं। मेरे जाते ही तुम अंदर से दरवाजा बंद करना, मैं इस घर के लिए पराई हो जाऊंगी, जाओ अंदर। चंदू भीतरी दरवाजे से चिपक कर खड़ा रहता है। सहसा बाहर की घंटी बजती है, जैसे कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभा जाते जाते दहलीज में रुक गई है। कुछ क्षणों बाद अनूप के मेहमान मुनि का प्रवेश। चंदू तो भीतर दरवाजे से चिपक के खड़ा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, और घंटी बजे जा रही है तो ऐसे लग रहा है जैसे सुने घर में घंटी बजती, कोई संभालने वाला नहीं। वैसे प्रभा उस घंटी की परवाह नहीं करती, गेट खुला हुआ है, नहीं बोलती आ जाओ। और अचानक उसके पति का दोस्त मुनि वापस आया है। चंदू आवेश से कहता, फिर आ गए तुम, क्यों आए, अब क्या है यहाँ? नौकर नहीं है चंदू, अपने आप को घर का इंसान समझा। कहता तुम फिर आ गए यहाँ? उसको उस आदमी से चिढ़ थी, किसकी वजह से हुआ जो हुआ। मुनि कहता अरे रे अक्ल मारी गई क्या तेरी? पता है गाड़ी छूट गई, रिक्शा लाने में तूने ये तो देरी की थी। मतलब नौकर हो कैसे बात कर रहा है कि अक्ल खत्म हो गई तेरी? अरे 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 ये क्या बात है? और तूने रिक्शा लाने में देरी करी इसलिए मेरी ट्रेन छूट गई। प्रभा सहसा दौड़कर भीतर जाती है। प्रभा जो कि मेन गेट के पास थी, उधर से दौड़ के अंदर जाती है। मुनि बोलता प्रणाम भाभी जी, एक गिलास पानी लाओ। चंदू, भाभी जी प्रणाम, और चंदू लाओ मुझे पानी पिलाओ। जैसे घर के लोग बोलते वैसे रौब से। साहब अंदर है क्या? अनूप, अनूप, भाई तुम्हारा साहब यानी अनूप अंदर है? कोई नहीं है यहाँ, तुम जाओ यहाँ से। चंदू कहता कोई नहीं है, चलो।
प्रभा कठोर भाव से एकटक प्रविष्ट होकर कहती है, शोर मत करो, उसी तरह फुसफुसा कर बातें करो जैसे पिछले दिनों इस कमरे में अनूप के संग कर रहे थे। या अनूप अनूप करके जोर जोर से आवाजें लगाने के लिए वो अनूप उसको मना करती है, मुनि को कहती है जैसे फुसफुसा के तुम बातें कर रहे थे मेरे पति से इस कमरे में, वैसे फुसफुसा के बातें करो, जोर मत लगाओ। मुनि उसका ये रूप देखता है तो एकदम से चौंक जाता और साथ में उसके हाथ में पिस्टल है, डर से चीख पड़ता, भाभी ये पिस्टल, नहीं नहीं नहीं। डर गए, मैं पिस्टल छिपा लेती हूँ। अब बोलो तुम दोस्त हो अनूप के, तुम डर गए, चलो पिस्टल पीछे कर लेती हूँ, तुम अनूप के दोस्त हो। भाभी, जवाब में एक ही शब्द निकलता है, भाभी, और वो भी एकदम डर के। खबरदार जो फिर कभी भाभी कहा मुझे, मैं हजारी लाल के संग भागी हुई एक लड़की हूँ जब मैं इंटरमीडिएट में थी। बोलो ठीक है ना, मुझे भाभी नहीं कहोगे, मैं हजारी लाल के साथ भागी हुई लड़की हूँ, ऐसा प्रभा कहती है। इंटर में थी तो भाग गई थी। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, सब अनूप का वहम है, मैंने तो, अरे वो मना करता, मैंने कुछ कहा ही नहीं, ये तो सब अनूप का वहम है, उसके मन में गलतफहमी हो गई थी, मैंने तो। आगे बोलने नहीं देती और कहती है वह चित्र भी तुमने नहीं दिया होगा, ये उधर का है उस साइड का, और चित्र मिल गया इसको कहीं। तो प्रभा कहती है और वो चित्र भी तुमने नहीं दिया होगा, क्यों, ठीक है ना, कैसा चित्र, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं दिया। इधर उधर देखकर वो भागने की कोशिश करता है। प्रभा कहती है झूठे बुजदिल, भागने की कोशिश भी की तो एकदम से निकाल लेती है वो रिवॉल्वर, भागने की कोशिश मत करना। मुनि कहता मुझे माफ करो, मैं मेहमान हूँ, मैं चला जाता हूँ, मेरी गाड़ी छूट गई, नहीं तो मैं वापस नहीं आता। एकदम आदमी कितना भी घटिया हो, क्रूर हो, मौत को सामने देख के घबरा जाता है। और प्रभा कोई हत्यारी नहीं है, प्रभा कोई मर्डर नहीं करने वाली है, लेकिन देखिए आदमी की असलियत एक नकली पिस्तौल है कि असली है, उसको ये भी कंफर्म नहीं करने का मन हुआ। बस पिस्तौल है और सारा अपने दोस्त पे डाल दिया जिसके साथ बातें कर रहा था, और भागने की कोशिश करता है। और वो एकदम खतरनाक इरादों वाली बन के कहती भागने की कोशिश की तो तुम देख लेना। और वो कहता मेरी तो गाड़ी छूट गई थी। हाँ, तुम्हारी गाड़ी हमेशा छूट जाती है, क्षमा, मैं मेहमान हूँ और तुम यहाँ मेहमान हो। प्रभा कहती मैं, आप महान है, अनूप को आपने अनूप बनाया, नहीं तो उसे, अनूप क्या था, अनूप को आपने अनूप बनाया, नहीं तो उसे बीच में रोक देती है। तो तुम इसी तरह बोलते जाओगे, चुप नहीं रहोगे, बोलना बोलना बोलना, एकदम गुस्से में कहती है तो तुम चुप नहीं रहोगे। तुम मतलब लगातार उस दिन भी बोले जा रहे थे, हर कुछ गाए जा रहे थे, तुमको ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या, और आज फिर उसी गिड़गिड़ाने की भाषा में चुप रहने का, मौन का मतलब समझते हो कि नहीं। पिस्टल सामने तान देती है, मुनि डर से कांपने लगता है कि चुप, बहुत बोलते। अचानक अनूप का प्रवेश है। ये क्या, एक औरत भी पत्नी गिड़गिड़ा रही थी, रोती हुई रहती, पिस्टल ले रखी है, उसका दोस्त सामने है। मुनि जैसे ही अनूप को देखता उससे चिपट के खड़ा हो जाता, बचाओ मुझे बचाओ। अभी ये अनूप के घेरे में है, अभी अनूप को घेरे में ले रहा था प्रभा के नजरों में। अनूप कहता प्रभा ऐसा ना कर, मुझे दो पिस्टल, क्षमा कर दो, अब मुझे दो पिस्टल, लो मुझे मार दो। बच्चों से जैसे मांगते वैसे बहला के, देखो पिस्टल इधर दो, देखो 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 इधर दो, कोई बात नहीं, देखो छोड़ो इसको मत छू, खराब है, बेकार चीज है। और एक अंतिम हथियार, लो मुझे मार दो। जैसे उसकी तरफ आने लगता प्रभा कहती है छूना नहीं मुझे, खबरदार। एक ही संग प्रेम, दया और झूठ, मुझे मुक्ति देने आए हो, एक और दया है कि लो मुझे मार दो, छूना मत, हाथ मत लगाना मुझे। ये जो तुम महान बनते हो कि तुमने मुझे माफ कर दिया और अब अपने को मेरे सामने मरने के लिए प्रस्तुत कर दिया। पिस्टल मुझे दो प्रभा, मैं दया की भीख मांगता हूँ तुमसे, ये बंदूक दे दो, पिस्तौल दे दो, मैं भीख मांगता हूँ। बहुत सुंदर जवाब प्रभा देती है, कहती वह स्वभाव है तुम्हारा, तुम्हारी रग में कहीं ना कहीं एक भिखारी जरूर बैठा है। जी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कांपने से लगती है, पिस्टल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है, कुछ नहीं कुछ नहीं।
बोलने को तत्पर होती है कि तुम एक भिखारी हो अंदर से, गिड़गिड़ाना तुम्हारी रगों में है, कहीं ना कहीं एक भिखारी छुपा हुआ तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रीढ़ के अंदर हड्डी सीधी नहीं है, न तुम अपनी माँ को स्वीकार कर पाए, न मेरी एक छोटी सी बचपने की बात स्वीकार कर पाए, भूल भी नहीं कहूँगी मैं इसको, लेकिन बोलते बोलते लगता है कि कुछ ज़्यादा बोल जाएगी, भिखारी बोलने से इसके माँ तक बात ना चली जाए, कहती है नहीं 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 मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं, पिस्टॉल छोड़ देती है, नीचे गिर जाती है और मुड़कर धीरे से निकल जाती है। प्रभा ने घर छोड़ दिया है। इसके साथ ही एकांकी समाप्त हो गई। लेकिन एकांकी समाप्त होने के साथ साथ प्रभा बहुत सारे प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। वो ये छोड़ जाती है कि आपके ऊपर कोई लांछन लगाए और आप जानती हैं कि वो गलत है, तो उस घर में मत रहिए। स्वाभिमान और प्रेम जहां कुचल दिया जाता हो उस जगह पे रहना स्वातंत्र प्रिय स्त्री को मंजूर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहिए। सामने अनूप प्रभा कर रहा है और दोस्त को कह रहा है कि उसके आंचल में दाग लगा है। प्रभा पूछती है तो कहता है मजाक किया था, कौन नहीं करता। क्या कहती है प्रभा, तुम्हारी दुनिया में होते होंगे ऐसे मजाक, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ, ऐसी झूठी दुनिया मेरी नहीं है। प्रभा के माध्यम से इस एकांकी में एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया गया है जो प्रेम करती है तो टूट कर करती है, लेकिन जब कोई उसको तोड़ देता है तो प्रेम तो नहीं ही करती है, उस व्यक्ति को भी छोड़ देती है। एक किस्म की विरक्ति और निष्ठुरता सशक्त स्त्री की पहचान है। प्रभा उस सशक्त स्त्री का प्रतीक बनकर इस एकांकी में आई है। जीवन जब तक सरस है, सरल है, सुंदर है किसी के साथ, तब तक अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ उसको जिया जाना चाहिए। लेकिन आपकी सरलता किसी के लिए आपको रोंदने का साधन बन जाए, आपकी सरसता, घूमना फिरना चरित्रहीनता साबित कर दी जाए, आपके प्रेम को आपकी कमजोरी समझ लिया जाए, तब आपको अपनी सरलता और सरसता को बचाना चाहिए और प्रेम पर पुनर्विचार करना चाहिए। जियो और जीने दो, ये मूल मंत्र होता है। जो जीने नहीं दे रहा उसको आप जीने के लिए स्वतंत्र कर दीजिए अपने हिसाब से, और अपनी जिंदगी स्वयं चुन लेनी चाहिए। ये एकांकी एक डब्बू किस्म के मनोरोगी अनूप का भी चित्रण करती है। बचपन में जो लोग उचित भरण पोषण, पालन पोषण और प्रेम से वंचित रह जाते हैं, संभवतः उम्र के हर हिस्से में उनके दिल का एक कोना रिक्त रह जाता है, खाली रह जाता है, और वो अपने साथ वाले लोगों को उस खालीपन से प्रताड़ित भी करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता, अनजाने में वो या तो बाल नोचने लगेंगे, या कपड़े फाड़ने लगेंगे, या सिर भिड़ाने लगेंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, और उनकी पत्नी और बच्चे उन अपराधों की सजा भोगेंगे जो उन्होंने नहीं किए थे। या वो लड़कियां भी ऐसी हो सकती हैं जिनके साथ बचपन में इस तरीके की स्थिति आई हो कि माँ पिता दोनों या किसी एक का प्यार नहीं मिला हो, यौनिक हिंसा का शिकार हुई हो, गरीबी, अत्यंत गरीबी की स्थिति झेली हो। वो बाद में जाकर के उम्र दराज होने के बाद, पैसे वाले होने के बाद में भी जरूरी नहीं है कि एक बैलेंस्ड व्यक्तित्व के स्वामी बन सके। उनकी पर्सनैलिटी में एक डिसऑर्डर हो सकता है, उनको जल्दी जल्दी दुख हो सकता है, जल्दी जल्दी रोना आ सकता है, दूसरों के सामने उनको हीन भावना लग सकती है, अपने से अमीर, अपने से पढ़े लिखे, अपने से सुंदर लोगों के सामने वो एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे। हजार तरीके की समस्याओं में से ये कुछ समस्याएं हल्की रूप में, एक छुपे हुए रूप में कह सकते हो कि जो संवादों के माध्यम से पता चलता है कि स्पष्ट रूप में अनूप में देखी गई है। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी माँ एक भिखारिन थी,
उस भिखारी गूंगी लड़की को देखते ही उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसकी अपनी नज़रों से उसको हमेशा के लिए हटा देना चाहता है। ये सब चीज़ें उसके बचपन को रेखांकित करती है, उसकी पीड़ा को भी रेखांकित करती है, उसके एक भीरू व्यक्तित्व को भी रेखांकित करती है। चंदू के माध्यम से स्वामी भक्त, अनुयायी, नौकर और अपनी मालकिन के प्रति वफादार व्यक्ति की छवि सामने आई है। मुनि के माध्यम से ऐसे दोस्त सामने आए हैं जो घर में जाकर उन्हीं के घर का खाकर उनके घर को तोड़ देते हैं। तो बहुत सारे लेयर्स होते हैं किसी एकांकी में, कविता में, कहानी में। तो आज हमने इस एकांकी को पूरा किया, प्रभा का चरित्र चित्रण समझा, अनूप को समझा और कुल मिलाकर प्रभा के रूप में एक शक्तिशाली, स्वाभिमानी, अपने स्व को महसूस करने और अपने स्व को जिंदा रखने वाली स्त्री को देखा। इस प्रकार से आज ये एकांकी पूरा हो गया। इसको देखिएगा, सुनिएगा। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रखिए, अपना ख्याल रखिए।